जय हिंद। अभी रिसेंटली क्वाड समिट 2024 कंप्लीट हुई है। ये समिट अमेरिका के विल्मिंगटन नामक शहर में कंप्लीट हुई, जिसकी वजह से इस समिट का एक और नाम निकल कर सामने आया है, वो है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। इस समिट में क्वाड मेंबर कंट्रीज़ के अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों ने पार्टिसिपेट किया और भारत की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। आइए समझते हैं कि क्वाड क्या है, क्वाड के बनने की स्टोरी क्या है, आज के समय में क्वाड की क्या प्रासंगिकता है, और ये भी समझेंगे कि क्वाड 2024 की जो मीटिंग हुई है उसमें किन किन मुख्य बातों पर डिस्कशन हुआ है, किन मुद्दों पर डिस्कशन हुआ है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड बना कब था और बना कैसे था। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 में। 2004 में यदि आप इंडो पैसिफिक वाले रीजन को देखेंगे, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से में एक बहुत ही भयंकर नेचुरल कैलेमिटी आई जिसका नाम था सुनामी। 2004 की सुनामी ने इतनी भयानक तबाही मचाई इस पूरे हिस्से में कि यहाँ का जो जीवन है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। साथ ही यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डैमेज हो गया। यहाँ का जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ पे जान और माल इन दोनों की हानि तो हुई ही। इसकी वजह से जो दुनिया के अलग अलग देश हैं, इन सब ने मिल करके डिसाइड किया कि हम इस हिस्से को फिर से रीडेवलप करने के लिए हम काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे। और ऐसे में चार इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ये चार कंट्रीज मिल करके इस हिस्से को डेवलप करने के लिए एक साथ आती हैं। ये कंट्रीज कौन कौन सी थी? तो ये इसमें नाम आता है इन चार कंट्रीज का। पहली कंट्री थी इंडिया, दूसरी थी जापान, तीसरी थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चौथी कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। इन चारों ने मिल करके ये डिसाइड किया कि हम इस एरिया में पूरी तरह से जो डेवलपमेंट का काम है उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। यदि आप इन कंट्रीज़ को जोड़ेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप है ये कहलाया क्वाड। क्वाड का मतलब भी होता है कि चार का समूह। यदि आप क्वाड के फुल फॉर्म को देखेंगे कि आज का जो क्वाड ग्रुप है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। ओके, खैर ये ग्रुप 2004 में बनकर तैयार नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ ये ग्रुप आपस में मिल करके ये डिसाइड किए कि हम इस एरिया में, पर्टिकुलर जो एरिया है इंडो पैसिफिक वाला रीजन, यहाँ पे हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, ये डिसीजन हुआ था। खैर इन्हीं ग्रुप में से एक देश था, वो था जापान। जापान के एक बहुत ही प्रभावी प्रधानमंत्री रहे हैं शिंजो आबे। इनका विजन जो है वो नेक्स्ट लेवल का था। इन्होंने जो इंडो पैसिफिक वाला ये रीजन है, जहाँ पे अभी हमने हाईलाइट कर रखा है इस रीजन को देखकर ये कहा था कि इस रीजन में डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हैं, इन्वेस्टमेंट की अपार संभावनाएं हैं, ब्लू इकोनॉमी की बहुत ही बड़ा संभावना है। और इन्होंने एक विचार दिया, द कॉन्फ्रेंस ऑफ 2C। इन्होंने बोला कि जहाँ पे ये दो समुद्र मिल रहे हैं, कौन कौन से? इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन। बोले कि यहाँ पे जहाँ पे ये दो समुद्र मिल रहे हैं, इस एरिया में डेवलपमेंट की अपार संभावना है और हम सभी देशों को जो डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग हैं, हम सबको मिल करके इस एरिया में डेवलपमेंट का काम करना चाहिए। खैर उनकी इस बात को सबने उतना सीरियसली नहीं लिया, बट शिंजो आबे को पता था कि इस एरिया में आगे आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसके लिए ये 2008 में फिर से एक बार मीटिंग करते हैं और सभी देशों को एक साथ बुलाते हैं और कहते हैं कि हमको फिर से सोचना चाहिए कि इस एरिया में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस एरिया में हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और फिर ये चारों देश एक साथ मिल करके इस बात पर डिस्कशन करते हैं। बट ऑस्ट्रेलिया ये मना कर देता है, ये बोलता है कि नहीं, मैं इस डिस्कशन का पार्ट नहीं होना चाहता, मैं इस ग्रुप का पार्ट नहीं होना चाहता। बट यहाँ पे अभी भी एक प्रश्न बना हुआ था कि आखिर ऑस्ट्रेलिया मना क्यों कर रहा था पार्टिसिपेट करने से क्वाड की ग्रुपिंग में। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है। रीज़न ये है कि ऑस्ट्रेलिया की जो डिपेंडेंसी है ट्रेड को लेकर के, वो चाइना पे बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप देखेंगे तो देखेंगे कि $235 बिलियन का जो ट्रेड है वो ऑस्ट्रेलिया का 2-वे ट्रेड हो रहा है चाइना के साथ। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेगा कि उसका जो ट्रेड रिलेशन है चाइना के साथ वो ख़राब हो, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा कि जो साउथ चाइना सी है, ये वाला रीजन है, इस रीजन में जो साउथ चाइना सी है, इसमें अक्सर चाइना का दबदबा रहता है। चाइना क्लेम करता है कि ये जो साउथ चाइना सी है वो चाइना का पार्ट है। और ऐसे में यदि ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर बन जाएगा और क्वाड का मेंबर बनने के बाद इस हिस्से में डेवलपमेंट का काम शुरू करेगा, तो ज़रूर चाइना कुछ ना कुछ दखलंदाजी करेगा। हो सकता है ट्रेड को ही गिरा दे, ट्रेड को ही वहाँ से रोक दे। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया नहीं रिस्क लेना चाहता था अपने इकोनॉमी को लेकर के। अब बाकी के 3 देश तो मिल करके इस एरिया में डेवलपमेंट करने का काम शुरू कर चुके थे, बट चाइना को इस एरिया में रोकने वाला अब कोई नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस मेंबर में क्वाड मेंबरशिप लेने से मना कर दिया था। और आप देखेंगे कि फिर शुरू होता है एक दौर लूट का, इकोनॉमिक प्लंडरिंग का। किस एरिया में? तो जो साउथ चाइना सी है उसमें। ये जो रीजन दिख रहा है, दिस इज साउथ चाइना सी। और इस रीजन में बिना किसी रोक टोक के लूटपाट कर रहा है चाइना। क्या कर रहा था?
तो इलीगल फिशिंग, ओके, इलीगल फिशिंग कर रहा है चाइना और कोई इसे रोकने वाला नहीं है। माइनिंग कर रहा है, ऑयल माइनिंग, ओके, दूसरे के जहाज़ों को उड़ा दे रहा है, उसके ही सिर्फ जहाज चल रहे हैं फिशिंग के। और तो और जो यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं उन पे भी अपना कब्जा जमाने लगा, जैसे कि पैरासेल आइलैंड है, स्कारबर्ग आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है। इन सबको बोला कि ये सब तो मेरा हिस्सा है। और फिर इसका रीजन क्या देता है चाइना, कारण क्या बताता है, बोलता है कि 9 डेज लाइन जो है उसकी वजह से ये सारे आइलैंड मेरे हैं। 9 डेज लाइन क्या है, तो देखिए यहाँ पे कुछ लाइन्स आपको दिख रही होंगी, ये है, ये वाला हिस्सा है, इसका कलर चेंज करते हैं, जैसे ये वाली लाइन है। इन सबको बोल रहा था कि ये जो 9 डेज लाइन है ये चाइना का क्षेत्र है, ओके। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चाइना ने बोला कि जो एक 1940 का हमारा एक मैप है और उस मैप में बताया गया है कि ये जो 9 डेज लाइन जा रही है इसके अंदर का जो भी हिस्सा है वो चाइना का है, ऐसा कहना था चाइना का। और इसके लिए इसने बोला कि जो पैरासेल आइलैंड है, स्कारबर्ग आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है, इन सब पे हमारा ही अधिकार है। तो यहाँ पे जो भी संपदा है, खनिज संपदा हुई या फिर मत्स्य संपदा हुई, ये सभी किसकी हो गई, चाइना की हो गई। ऐसा चाइना का क्लेम रहता है इन सभी मुद्दों पे। और इस तरह से 2018 तक चाइना ने खूब बहुत ही ज़्यादा भरे मात्रा में बिना रोक टोक के इकोनॉमिक प्लंडरिंग की है, यहाँ से खूब रिसोर्सेज को निकाला है अपने मन का। अब जब इस तरह की इकोनॉमिक प्लंडरिंग ऑस्ट्रेलिया ने देखी कि साउथ चाइना सी में हो रही है, तब ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा समझ में आया कि नहीं, मुझे क्वाड का पार्ट होना चाहिए और मुझे इस एरिया में जो लूट मची हुई है उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने का काम करना चाहिए क्वाड कंट्रीज़ के देशों के साथ मिल करके। बट इसी बीच में एक भयानक त्रासदी आ जाती है, कोरोना 2020 में। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई चाइना से। अब जब ये बात ऑस्ट्रेलिया ने देखी कि एक ऐसा वायरस जो कि कोरोना के वुहान लेबोरेटरी से निकल करके पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तबाही मचा देता है, पूरी दुनिया की इकॉनमी 2 साल के लिए ठप पड़ जाती है, तब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना मेरा बहुत कुछ बिगाड़ लेगा। ट्रेड में कुछ ना कुछ कर सकता है, मेरा ट्रेड थोड़ा सा गिरा सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हम मानवता को ही खतरे में डाल दें। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि 2020 में पहली बार ये सामने आता है और मिल करके बोलता है कि मैं भी क्वाड का पार्ट बनना चाहता हूँ। और उसके बाद से रेगुलर मीटिंग स्टार्ट हो जाती हैं इन चारों देशों की, एक के बाद एक। कभी कभी क्योंकि कोरोना चल रहा था तो वर्चुअल मीटिंग्स ज़्यादा हो रही थी, पर्सनल मीटिंग्स कम हो रही थी। पर जैसे ही कोरोना कम हुआ उसके बाद से ज़्यादातर पर्सनल मीटिंग्स स्टार्ट हो गई इसकी। तो ये थी क्वाड के बनने की कहानी कि क्वाड किस तरह से ये 4 देश हैं ये एक साथ आए और एक साथ मिल करके ये डेवलपमेंट के काम को स्टार्ट करने वाले हैं। कहाँ पे, तो इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वहाँ पे। तो ये तो हो गई क्वाड की हिस्ट्री। अब आइए समझते हैं कि क्वाड का स्ट्रक्चर कैसा है, क्वाड काम कैसे करता है। तो बेसिकली क्वाड जो है ये ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत ही ऑफिशियल स्ट्रक्चर है इसका, ये अभी भी इवॉल्व कर रहा है एक ग्रुप, ओके। जो क्वाड कंट्रीज हैं, यदि उनकी इकॉनमी को आप जोड़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 33 से 35% का जो इकॉनमी है, ग्लोबल जीडीपी है, उसमें कंट्रीब्यूशन है क्वाड की जो मेंबर कंट्रीज हैं उनका। इसके साथ ही जो ग्लोबल ट्रेड में पार्टिसिपेशन है, यदि क्वाड कंट्रीज को एक साथ रख दें तो जो 20% ग्लोबल ट्रेड है उसमें इतना पार्टिसिपेशन है क्वाड के कंट्रीज का। और साथ ही साथ जो वर्ल्ड की 24% पॉपुलेशन है वो निवास करती है, वो रहती है क्वाड कंट्रीज में। इसके साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि क्वाड 2 तरह से इसकी समिट होती हैं। एक होती है लीडर समिट, यानी जिसमें क्वाड के लीडर्स मिलते हैं, और एक होती है मिनिस्ट्रियल लेवल समिट जिसमें कि मिनिस्टर्स मिलते हैं, स्पेशली जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो। जो ये फॉरेन मिनिस्टर वाली मीटिंग है ये 1 साल में कई बार ऑर्गेनाइज हो जाती है। वहीं जो लीडर समिट है ये या तो वार्षिक होगी या फिर जब ज़रूरत होगी तब होगी। और लीडर समिट जो होती है उसमें जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, स्पेशली जो राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर था क्वाड का। अब आइए समझते हैं कि क्वाड की फंक्शनिंग क्या है, क्वाड किन किन क्षेत्रों में काम करता है। यदि आप क्वाड के फंक्शनिंग की बात करें तो क्वाड का फंक्शन बहुत ही विस्तृत है। क्वाड कहता है कि हम सिक्योरिटी को लेकर काम कर रहे हैं, बट इसका सिक्योरिटी का डेफिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। यदि आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वाड सबसे पहले तो हेल्थ केयर की बात करता है, ओके, हेल्थ केयर की बात करता है। उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करता है, डिजास्टर रिलीफ की बात करता है कि यदि कहीं भी कोई भी घटना घट जाती है तो हम चारों कंट्रीज मिल करके उस पर्टिकुलर एरिया में जा करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ ही साथ मेरीटाइम सिक्योरिटी की बात करता है क्वाड। कहता है कि यदि कोई भी इलीगल फिशिंग कर रहा है, इलीगल माइनिंग कर रहा है अपने EEZ से बाहर आकर के, तो फिर वैसे स्थान पे हम लोग सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ उन मुद्दों को इंटरनेशनल फोरम पे लेकर जाएंगे डिस्कशन के लिए। इसके साथ ही इंफ्रा पे भी क्वाड का फोकस है।
इंफ्रा के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी बात करता है क्वाड। जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, क्वाड कहता है कि हम लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडल को इम्प्लाई करेंगे अपने इस एरिया में। इसके साथ ही क्लीन और ग्रीन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट क्वाड लेकर के आया है। क्लीन और ग्रीन एनर्जी के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे, स्पेस टेक्नोलॉजी के मुद्दे, इन सभी मुद्दों पे बात करता है क्वाड। तो देख सकते हो आप कि क्वाड कितना ज़्यादा विस्तृत है, इसकी जो डिफिनीशंस हैं वो कितनी ज़्यादा विस्तृत हैं। तो ये तो क्वाड की फंक्शन एरिया थी। अब आइए समझते हैं कि क्वाड 2024 की समिट में किन किन मुद्दों पे डिस्कशन हुआ, किन किन बातों पे डिस्कशन हुआ। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो ग्लोबल हेल्थ और सिक्योरिटी को लेकर के डिस्कशन हुआ, और ऐसे में एक जो बहुत ही बड़ी बीमारी है कैंसर, इसको लेकर के क्वाड कैंसर मून शॉट के अनाउंसमेंट की गई है क्वाड कंट्रीज के द्वारा। क्वाड की जो मीटिंग है उसमें अनाउंस किया गया कि जो भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन है इसमें कैंसर का जो खतरा है उसको कम करने के लिए, यहाँ के जो नंबर्स ऑफ पीपल जो कैंसर से पीड़ित हैं उनको रिड्यूस करने के लिए क्वाड कैंसर मून शॉट की स्थापना की जाएगी। कैंसर मून शॉट के साथ साथ क्वाड हेल्थ सिक्योरिटी की भी बात की गई। यदि दुनिया में कहीं भी पेंडेमिक जैसी कोई भी स्थिति यदि उत्पन्न होती है, या फिर एमपॉक्स जैसी कोई भी स्थिति उत्पन्न होती है जो कि अभी अफ्रीकी देशों में उत्पन्न हुई है, तो ऐसे वायरसेस से लड़ने के लिए वैक्सीन का डेवलपमेंट और अलग अलग देशों के साथ कोऑपरेशन, ताकि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वैक्सीनेशन का, इन सबको स्मूथली फंक्शन कराया जा सके, इसके लिए भी डिस्कशन किया गया क्वाड समिट 2024 में। इसके साथ ही इस समिट में यह भी डिस्कस हुआ कि यदि किसी देश में कहीं पे भी इंडो पैसिफिक वाले रीजन में कोई आपदा आती है तो उसमें ये सभी देश एक साथ मिल करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का काम करेंगे, डिजास्टर रिलीफ का काम करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन एड के बाद बात हुई कि मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या किया जा सकता है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को डेवलप करने के लिए, बाकी अन्य देशों को ट्रेन करने के लिए क्या क्या और स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। तो इन सब का डिस्कशन हुआ, जिसमें निकल करके आया IPMDA। थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा, यह है इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है इसमें स्पेशली जो डोमेन अवेयरनेस है, यानी कि किस क्षेत्र में, समुद्र के किस क्षेत्र में कौन सी गतिविधि हो रही है, क्या वो गतिविधि इलीगल है या फिर लीगल है, किसके द्वारा कंडक्ट की जा रही है, तो डोमेन अवेयरनेस जो होता है उसकी बात की गई मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के। साथ ही साथ एक्सपेंशन और स्केलिंग ऑफ IPMDA, डोमेन अवेयरनेस को कैसे ज़्यादा हम स्केल करेंगे, बाकी देशों को कैसे ज़्यादा सिखाएंगे, सभी देशों में कैसे इसे पहुँचाएंगे, इसकी बात की गई। एक और बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान में रखना होगा आपको, कि जो इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है IPMDA का, वो बेस्ड है गुरुग्राम में। ओके, जो इंडियन ओशियन रीजन का जो सेंटर है वो बेस्ड है गुरुग्राम में। और इसके साथ ही ये भी डिस्कस हुआ कि जो डाटा एक्सचेंज है वो कैसे कितना ज़्यादा ईजी रखें हम, ताकि कोई भी एक कंट्री है जो दूसरे कंट्री का जो डोमेन अवेयरनेस का डाटा है उसको कैसे एक्सेस कर सकती है, समुद्र में किसी अन्य देश के पास कौन सी गतिविधि हो रही है उसकी जानकारी किसी अन्य देश को कैसे आसानी से हो पाए, इसकी भी बात की गई। कि EEZ जो है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पास ओवर की जा सके दूसरों तक। यहाँ पे बात हो रही है इंफॉर्मेशन की, इंटेलिजेंस की बात नहीं हो रही। ओके, कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में यहाँ पे आसानी हो, इंटेलिजेंस एक्सचेंज की बात नहीं हो रही है। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ ही बात हुई कि जो नई टेक्नोलॉजी है इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए मैरीटाइम सिक्योरिटी में, स्पेशली जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डाटा है और एडवांस सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए मैरीटाइम सिक्योरिटी में। इसके साथ ही यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव लिया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के ही, जिसका नाम है मैत्री। और इस मैत्री का जो इनॉग्रल वर्कशॉप है 2025 का, उसको होस्ट करने वाला है इंडिया। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनॉग्रल मैत्री वर्कशॉप 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इन सभी पॉइंट्स की। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात की गई इस पूरे मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर के, कि अन्य देशों के जो नेवल ऑफिसर्स हैं उनको किस तरह से ट्रेन किया जाए ताकि वो आसानी से एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें, कोऑपरेट कर सकें मैरीटाइम सिक्योरिटी में। मैरीटाइम सिक्योरिटी में ही ये भी डिस्कस हुआ कि कैसे जो लॉजिस्टिक नेटवर्क्स हैं, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, वहाँ पे लॉजिस्टिक नेटवर्क को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जाए ताकि एक क्विक रिस्पांस मिल सके। जो सिविलियंस हैं उनको कभी भी कोई डिजास्टर होती है, उस डिजास्टर में एक क्विक रिस्पांस मिल सके सिविलियंस को। और साथ ही ये भी डिस्कस किया गया कि कैसे जो कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन है, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक दूसरे देश के बीच में जो ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे और भी ज़्यादा स्मूथ और कोऑपरेटिव बनाया जा सके। इसके लिए जो कोस्ट गार्ड है उनके बीच में भी डिस्कशंस हो सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बाद कई अन्य मुद्दे जैसे कि क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई, जहाँ पे पोर्ट्स को लेकर के बात हुई कि पोर्ट्स को अच्छे से अच्छा डेवलप करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बात हुई कि जितना अच्छा से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं पूरे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। डाटा
और कनेक्टिविटी की बात की गई कि डिजिटल कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, उसके लिए कई सारे प्रस्ताव पारित किए गए। और इन सब के साथ ही जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जाए पूरे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इसकी भी विस्तृत चर्चा हुई इस पूरे क्वाड समिट 2024 में। स्पेशली जो रेडियो एक्सेस नेटवर्क है इसकी बात की गई, यहाँ पे 5G टावर्स को लगाने की बात की गई, AI का इम्प्लीमेंटेशन कैसे अच्छे से किया जा सकता है टेक्नोलॉजी में उसकी बात की गई, बायोटेक्नोलॉजी की बात की गई, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स को और नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात की गई है। इसके साथ ही क्वाड समिट 2024 इसने क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी को लेकर के भी डिस्कस किया और उसमें इसने बात करी CIS की। CIS स्टैंड फॉर क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विस। स्पेशली जो क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी बात करता है CIS। ज़्यादा से ज़्यादा जो क्लाइमेट से रिलेटेड डाटा है उसको एक टेबल पे रखना और उसको डिस्कस करना बाकी मेंबर कंट्रीज़ के साथ मिल करके, इसकी भी बात करता है क्वाड समिट 2024। बाकी इसके अन्य भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि साइबर सिक्योरिटी। इसमें इस बात पर डिस्कशन हुआ कि जो साइबर रिलेटेड क्राइम्स हैं उनको कैसे रोका जाए इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, फेक न्यूज़ के एक्सप्लोजन को कैसे रोका जाए, डिसइंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया, इन सब को कैसे हैंडल किया जाए। और साथ ही साथ इसका एक इनिशिएटिव निकल के आया, बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है, दैट इज़ फेलोशिप फॉर एजुकेशन। ओके, तो यहाँ पे बात की गई फेलोशिप प्रोवाइड करने की एजुकेशन के सेक्टर में, स्पेशली जो इंडो पैसिफिक के स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से फेलोशिप प्रोवाइड करके उनको अच्छे से अच्छे जगह पे पढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ यहाँ पे भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर बात हुआ क्वाड समिट 2024 में। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वाड समिट 2024। इसके साथ ही अंत में यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को आप 250 वर्ड्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक क्वेश्चन रखे हुए हैं और इन दोनों में आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दोनों ही भाषाओं में मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।